हेलो। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी नोशन पर। आज हम पढ़ेंगे डोमिनेंट वॉइसेस ऑफ द असेंबली। कल हमने पढ़ा था, पहले वो देख लेते हैं एक बार। कल हमने पढ़ा था फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ था, कि ये कहता है आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, आपके पास वहाँ पर जब बंटवारा हुआ था तो हमारे पास कुछ जो लोग थे वो वहाँ पर चले गए थे, असेंबली बनाई गई थी तो ज़्यादा मेंबर थे, लेकिन बंटवारे के बाद फिर मेंबर्स अलग अलग हो गए। तो आज हम पढ़ते हैं आपके पास डोमिनेंट वर्सेस ऑफ द असेंबली। डोमिनेंट वर्सेस असेंबली का मतलब क्या है कि भाई क्या बाकी सारे लोग नहीं बात कर पा रहे थे, यही कुछ डोमिनेंट थे। कारण था कि क्या कहते हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो हमारे इंडियन टीम प्लेयर्स ही ले लेते हैं। अगर जैसे कि विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और क्या कहते हैं रोहित शर्मा है, ये ज़्यादा फेमस है एज कंपेरिजन टू। और अगर आप देखो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उन सबसे ज़्यादा फेमस हमारे पास अगर आप देखोगे तो विराट कोहली है और क्या कहते हैं रोहित शर्मा है और क्या कहते हैं आपके पास जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे पेसर है। और अगर आप फुटबॉल में लेके जाओगे तो रोनाल्डो और मेसी हैं, है तो बहुत सारे प्लेयर, लेकिन क्या कहते हैं वही ज़्यादा जाने जाते हैं, लोग उनको ज़्यादा जानते हैं, उन्हीं के क्या कहते हैं मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं। तो बस यही बात है कि क्या कहते हैं, ऐसे नहीं है कि प्लेयर नहीं थे या फिर प्लेयर है नहीं। ऐसा था कि क्या कहते हैं मेंबर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन इनकी वॉइस ज़्यादा थे, इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए इनको ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से प्लेयर थे? 6 ऐसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी 6 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करी थी। उनमें से थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी। इस 6 मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था अलग अलग जगह पे। तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास इन्होंने क्या क्या किस किस ने क्या क्या रोल प्ले करा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर इंक्लूडेड थे 3%: जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द राजेंद्र प्रसाद। नेहरू वो थे जिन्होंने हमारे पास जो ट्राई कलर है, मतलब हमारा जो झंडा है, जो हमारा फ्लैग है, जो हमारे सर माथे पे है, यानी आगे पास जो सेफ्रॉन वाइट, डार्क ग्रीन और जो नेवी ब्लू का जो व्हील, जो चक्र जो हमारे पास, हमारा जो भारत माँ का जो झंडा है जो कि हमारी शान है, वो प्रपोज करा था आपके पास क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। और अभी की क्रिटिकल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, मतलब आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वेश्चन रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेट करेगा, यानी उसके बेसिस क्या क्या होंगे, किस मूल आधार पे आप वो बना रहे हो, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि भाई हम ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशंस हैं उसको हम, यानी आपके पास मूल आधार क्या क्या है, किस बेसिस पे रखेंगे, क्या डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, क्या आपके पास किसी को माइनॉरिटी को सताया तो नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऑब्जेक्टिव बनाए गए, रूल्स बनाए गए, मूलभूत आधार बनाए गए, उस पर सेट करा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मोस्टली वर्क करते थे बिहाइंड द सीन्स, यानी वो आपके पास डायरेक्टर के तौर पर थे जो कि मूवी को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे, एक रोल प्ले नहीं कर रहे सामने से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मोस्टली जो था वो बिहाइंड द सीन काम करते थे, और न्यूमरस रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने प्रिपरेशन करी, और सारी अपोजिंग ओपिनियन जो थे उन सबको रिकंसाइल करा। अपोजिंग ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि भैया आपके जो, आप समझिए कि कोई आपके खिलाफ है, अब आपके खिलाफ है, उसको अपनी तरफ करने की जिम्मेदारी थी क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जैसे कि जूनागढ़ है, जूनागढ़ क्या था, जब हम देश में आज़ाद हो गए तो जूनागढ़ एक ना वो क्या कहते हैं, अगर आप बताओ, नवाब का उसके अंडर था, यानी ऑटोनोमस थी, प्रिंसली स्टेट थी। तो उसको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल गए कि भैया आप ऐसे ऐसे बात है कि आपको कहाँ जाना है, तो अब उनको भी एक करा, हैदराबाद को एक करा, जा तो कश्मीर के लिए भी रहे थे, लेकिन चीज़ें कुछ कर वो हो गई। तो आपके पास अगर हम देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा काम करे जिनको हम नहीं जान पाते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूमरस रिपोर्ट्स बनाई थी, और जितने भी हमारे पास अपोजिंग ओपिनियन थे, आपको शायद पता हो गया होगा कि अपोजिंग ओपिनियन जो थे उन सबको इकट्ठा करना और हमारे मत में करना की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। अब हम आते हैं जो कि असेंबली के प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद। इनका था कि क्या कहते हैं जो डिबेट है उसको सही डायरेक्शन में ले जाना, जबकि क्या कहते हैं सबको आपके पास बोलने का मौका मिले, यानी जब आपको बोलने का मौका मिले तो आपको क्या करना है, भैया आपको जो वॉइस आ रही है जो राइट डायरेक्शन में दिखा रही है उसको पाथ दिखाना, और बिल्कुल ही उसको क्या कहते हैं
अब हमारे पास आते हैं बी आर अम्बेडकर, लॉयर और इकोनॉमिस्ट। यानी इनका रोल बहुत अच्छा था। इन्होंने आपके पास अगर हम देखें तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और पूरा ड्राफ्ट भी इन्होंने ही करा था और की मेंबर थे। इन्होंने आपके पास एस सी एस टी के लिए इन्होंने लड़ा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे अम्बेडकर जो थे वो पॉलिटिकल अपोनेंट थे कांग्रेस के और वो बिल्कुल भी गांधी जी से सहमत नहीं थे। उन्होंने क्या कहते हैं टू जॉइन द यूनियन कैबिनेट एज अ लॉ मिनिस्टर। आपके पास महात्मा गांधी ने रिकमेंडेशन करा था कि वो यूनियन कैबिनेट के अंदर लॉ मिनिस्टर के तौर पे आए। ठीक है। अगर आप अंबेडकर का रोल उसके लिए एक अलग से वैसे तो बुक है, लेकिन फिर भी अंबेडकर जी ने सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को इकट्ठा करने के लिए, प्रेम्बल के लिए। और भी मतलब सिंपल है कि उन्होंने पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ रहे हैं, पूरी ड्राफ्टिंग जो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए था, वो पूरी तरीके से ड्राफ्ट उन्होंने ही करा है। फिर हमारे पास आते हैं चेयरमैन ऑफ द कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग के थे, के एम मुंशी ऑफ गुजरात एंड अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ऑफ मद्रास। इन्होंने अकम्पेंड करा था इनको। यानी हमारे पास वो चेयरमैन तो थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनके साथ साथ कौन कौन से थे, के एम मुंशी गुजरात के और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहते हैं उनके साथ मिलके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन करे थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास फॉर्म हुआ था। टू सिविल सर्वेंट जो थे वो क्या कहते हैं असिस्ट कर रहे थे इन 6 इंडिविजुअल्स को, क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे बी एन राव, जिन्होंने बैकग्राउंड पेपर लिखे थे कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट के तौर पे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से, कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहते हैं पीछे के बैकग्राउंड पेपर जो थे वो तैयार करे थे, कि जिसकी वजह से आपके पास जैसे कि अगर हम बना रहे हैं तो क्या क्या हुआ था पिछले, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो वो वाले पेपर इन्होंने तैयार करे थे। और एक और थे चीफ ड्रॉट्समैन एस एन मुखर्जी। इनका जो प्रोसेस था 11 लार्ज वॉल्यूम में, मतलब अभी हमने देखा था कि 11 लार्ज वॉल्यूम में पूरी जो डिबेट है हमारे पास, वैसे 12 वॉल्यूम है, पूरे 12 वॉल्यूम के अंदर हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट करा गया है और ह्यूज वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या कहते हैं उन्होंने रेडिकली जो अपोजिंग आइडियाज़ थे उसको भी वहाँ पर अपोज करा हुआ है, कि कैसे कैसे वहाँ पर उन्होंने जो अपोजिंग आइडियाज़ आए थे कि हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, वो भी उसके अंदर डिस्कस करे हुए हैं। उसके अंदर प्रेजेंटेशन में आगे पास आप देखोगे तो वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट है इंडिया के अंदर। इंडिया के ऊपर क्या क्या थे, जैसे कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए कंट्री का, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, मोरल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए सिटीजन्स के, और क्या मेंटेन करना चाहिए और क्या हटा देना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसमें डिस्कस करी गई हैं। अब हम बात करेंगे विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था। यानी अब विज़न का मतलब अगर हम समझेंगे, जब तक कि आपने मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके माइंड में वो आइडिया आया, आपने ऑब्वियसली पता प्लानिंग करी होगी, बुक्स वगैरह अरेंज करी होंगी और आपने नोट्स वगैरह अरेंज करे होंगे। फिर आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया होगा और आपने देखना स्टार्ट करा कि भाई अब मैं इसको कैसे कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। मान लीजिए इकोनॉमिक कितने में कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं आपके पास, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, वो कैसे कंप्लीट होगी, और क्या कहते हैं ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट होगी। यानी सबके लिए आपने एक टाइम टेबल बनाया, किसके लिए कौन सी बुक बेटर है वो प्रेफर करी, और फिर आपने अपना टाइम टेबल बना के उसे पढ़ने बैठ गए। फिर आपने पीवाईक्यू सॉल्व्स करे। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपने और भी बहुत सारे जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर के लिए आपने क्या कहते हैं मान लीजिए पेपर लगाया, या फिर आप बहुत सारी वीडियोस जो आती हैं नेट पे वो प्रेफर करने लग गए आप। तो इन सारे के लिए आपने क्या बना लिया, एक प्लानिंग करी, एक विजन क्रिएट करा कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, तब जाके मेरे पास है। तो वहीं पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का विजन था कि हाँ आगे चल के क्या होना है। तो उसको प्लान करने के लिए, यानी हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करे थे दिसंबर 13 1946 को। एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था जहाँ पे डिस्क्राइब करा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो डिफाइन करेगा उनके आइडियाज़ को, फ्रेमवर्क को, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को, जो आपके पास टेक प्लेस करेगा। इसलिए वहाँ पर डिक्लेयर करा गया कि इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है। और वहाँ पर प्रॉमिस करा गया कि जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम दी जाएगी पॉपुलेशन को, कि भाई देखो हम आज़ाद हैं, हम सॉवरेन हैं और हम रिपब्लिक हैं, यानी हम किसी के अंडर नहीं आते, कोई हमारे ऊपर नहीं है।
ठीक है, हम सबको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी मिलेगी और फ्रीडम सबको होगा, यानी कोई भी पर्सन हो सबके पास ये राइट्स होंगे और सफिशिएंट सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करे जाएंगे माइनॉरिटी को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल टेरिटोरीज को और भी बाकी की जो डिप्रेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये और उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिकन और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए थे उसको रेफर करने की बात करी। नेहरू ने जो हिस्ट्री में लूट हुई हमारे पास जब मेक इंडिया बन रहा था, लॉन्गर हिस्ट्री जो है हमारे पास स्ट्रगल की लिबर्टी और फ्रीडम को, उसको भी याद करते हुए उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से हमको लूटा गया था। कॉलोनियल आप राज देख लो या फिर उससे पहले वाला पार्ट देख लो कि हमको किस तरीके से लूटा गया, तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि वो दोबारा से ना हो। तो उन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रेजोल्यूशंस क्रिएट करे। अब जो मोमेंटस नेचर था इंडिया प्रोजेक्ट का वो एम्फेसाइज करा गया, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हुए पास्ट में वो भी उनको इंक्लूड करे गए। नेहरू नहीं चाहते थे कि क्या कहते हैं आपके पास कि आपके पास नहीं चाहते थे कि क्या कहते हैं वो जो आपके पास मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करें और जो आइडियाज़ जो हैं वो बोरो करे और इंडिया पे अप्लाई करे गए। तो उन्होंने डिफाइन नहीं करा स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसी रहेगी, सजेस्ट करा कि हमारे पास हमारे आइडियाज़ किस तरीके से वो हमारे पास चलेंगे। उन्होंने स्ट्रेस डाला कि हमारे पास जो आइडियल और जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोड्यूस करे जाएँ और हम कहीं न जाएँ, वे हम जस्ट कॉपी नहीं करना चाहते थे, बस हम अपने हिसाब से उस चीज़ को फ़ॉर्मुलेट करना चाहते थे। ये ज़रूरी है कि हम जो हैं लोगों की मतलब पीपल से सीखें, वेस्ट से सीखें और उनके अचीवमेंट से सीखें, फेलियर से सीखें। लेकिन वेस्टर्न नेशन जो था वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा था और अपने खुद के नोशंस बना रहा था डेमोक्रेसी के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहते हैं लिबरल आइडियाज जो थे डेमोक्रेसी के अंदर वो फ्यूज करना था और उसके साथ साथ जो सोशलिस्ट आइडिया था इकोनॉमिक जस्टिस का वो रीअडेप्ट करना, दोबारा से वर्क करने का और जितने भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हो सकती हैं वो करने के लिए उन्होंने बात करी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।